कांग्रेस में बड़े फेरबदल की तैयारी शुरू हो चुकी। सूत्रों के मुताबिक पार्टी में आधे से ज्यादा महासचिव और सचिवों को बदला जा सकता है। कांग्रेस संगठन में फेरबदल के बाद जुलाई महीने में कांग्रेस का चिंतन शिविर होगा, जिसमें पार्टी संगठन में उपाध्यक्ष राहुल गांधी की भूमिका पर चर्चा होने के आसार हैं। ऐसी खबरें भी आ रही थी कि फेरबदल के दौरान राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने का फैसला लिया जा सकता है, लेकिन कांग्रेस नेता इस मुद्दे पर खुलकर नहीं बोल रहे। बीजेपी ने खबरों पर चुटकी ली। सीपीएम ने कांग्रेस का अंदरूनी मामला बताया। राहुल जी जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ रहे हैं, तो निश्चित ही उनके नेतृत्व में और ताकत मिलेगी। देश कांग्रेस मुक्त हो रहा है। अगर अब वो अध्यक्ष बन गए तो और तेजी से कांग्रेस मुक्त भारत के लिए काम करेंगे। उनकी अंदरूनी मामला है, उनके सदस्यों का, उनके नेतृत्व का फैसला है, तो इसमें हम को टिप्पणी करने का ना जगह है। पंजाब के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राहुल गांधी को पूरी जिम्मेदारी सौंपने की वकालत की है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस राज्य के प्रभारी पदों में भी बड़ा बदलाव कर सकती है। नए फेरबदल में वरिष्ठों की भूमिका कम किए बगैर युवाओं को तरजीह दिए जाने की तैयारी है। यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रियंका वाड्रा की भूमिका पर भी चर्चा हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी संगठन में बदलाव को लेकर सोनिया और राहुल के बीच 2 बार बैठक हो चुकी है। 1998 में कांग्रेस अध्यक्ष बनी सोनिया गांधी का कार्यकाल सितंबर में खत्म हो रहा है। अफ्रीकी नागरिकों पर हुए हमले के बीच गोवा के मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर ने राज्य में रह रहे नाइजीरिया के लोगों पर सवाल उठाए हैं। गोवा के सीएम ने दावा किया है कि राज्य के लोग नाइजीरिया के नागरिकों के बर्ताव से खुश नहीं हैं और अक्सर इसको लेकर शिकायतें मिलती रहती हैं। Police were tracking him, and I have heard that he was arrested. He has been in the custody of Maharashtra police. Probably Goa police along with Maharashtra police must have arrested. कांग्रेस और जेडीयू ने पार्सेकर के बयान को गलत ठहराया। जिस प्रकार से हम अफ्रीकन नेशंस के देशों की से आए लोगों का एक सुनियोजित तरीके से भाजपा के नेता अपमान कर रहे हैं, ये सुखद परिणाम हमारे संबंधों में नहीं लाएगा। नस्ल को लेकर के, संप्रदाय को लेकर के जहर तो भरा ही हुआ है। गोवा के पर्यटन मंत्री दिलीप पारुलेकर भी नाइजीरिया के लोगों को राज्य के लिए समस्या बता चुके हैं। सोमवार को गोवा में नाइजीरिया के एक नागरिक पर चाकू की नोक पर महिला के साथ रेप का आरोप लगा था। पुलिस ने आरोपी को महाराष्ट्र के पनवेल रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया था। आरोपी युवक पर पहले भी वीजा की मियाद खत्म होने के बावजूद रहने, दंगा फसाद और हमला करने के मामले दर्ज हो चुके हैं। इस घटना के बाद से गोवा में नाइजीरिया के लोगों के खिलाफ गुस्सा बढ़ गया है। हालांकि दिल्ली में अफ्रीकी नागरिकों पर हाल के दिनों में हुए हमलों पर केंद्र सरकार सख्त है। विदेश मंत्री ने अफ्रीकी छात्रों को सुरक्षा का भरोसा दिया है। मोदी सरकार के 2 मंत्री सुर्खियों में हैं। कानून मंत्री ने मुस्लिम युवकों को झूठे आरोपों पर गिरफ्तार किए जाने पर चिंता जताई। रक्षा मंत्री ने न्यायपालिका के फैसले पर सवाल उठाए। कानून मंत्री सदानंद गौड़ा मोदी सरकार के 2 साल के मौके पर मनाए जा रहे विकास पर्व में शामिल होने अलीगढ़ पहुंचे। उन्होंने मुस्लिम युवकों की झूठे मामले में गिरफ्तारी रोकने के लिए कानून में बदलाव का भरोसा दिया। दूसरी ओर एक समारोह में शामिल होने गोवा पहुंचे रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए। डीजल गाड़ियों पर बैन को समझ से परे बताया। Ban a diesel vehicle which is polluting, we understand it. But what is the point in banning a diesel vehicle which may not pollute and maybe even less polluting than a petrol vehicle? सदानंद गौड़ा के मुताबिक कानून में सुधार के लिए एक पैनल बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जज को इस पैनल की अध्यक्षता सौंपी गई है। कानून मंत्री ने कहा कि संदेह के आधार पर गलत आरोपों का शिकार हुए कई लोगों को बेगुनाही साबित होते होते कई साल जेल में गुजारने पड़ते हैं। जेल से वापस लौटने पर उन्हें नए सिरे से जिंदगी शुरू करने में कठिनाई होती है। गृहमंत्री राजनाथ सिंह भी आतंकी घटनाओं की जांच के दौरान सभी संदिग्धों पर आरोप लगाने की जगह संवेदनशील तरीके अपनाने की वकालत कर चुके हैं। मुस्लिम समाज में 3 तलाक के खिलाफ आवाज बुलंद हो गई है। मुस्लिम महिलाओं के एक संगठन ने 3 तलाक पर बैन लगाने के लिए एक अभियान शुरू किया है। भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन नाम के संगठन ने 3 तलाक की व्यवस्था खत्म करने के लिए
राष्ट्रीय महिला आयोग से सहयोग मांगा है। इसके तहत एक याचिका तैयार की गई है, जिस पर यूपी, बिहार, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों के करीब 50,000 मुस्लिमों ने हस्ताक्षर किए हैं। बीजेपी नेता शाजिया इल्मी समेत इस्लाम कानून के जानकार अभियान के समर्थन में हैं। और ये बहुत जरूरी है कि औरतें इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करें और इसको हटाया जाए, पूरी तरह से अबॉलिश किया जाए। कानून को ये मुस्लिम सिक्योरिटी के लिए, मुस्लिम वेमेन की सिक्योरिटी के लिए इंटरवीन करना चाहिए और इस तरह की तलाकों पे बिल्कुल बैन लगा देना चाहिए। हिंदुस्तान में एक बड़ा तबका 3 तलाक और 4 शादियों के विरोध में है। भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन के सर्वे के मुताबिक 90% मुस्लिम महिलाएं मानती हैं कि 3 तलाक की प्रथा बंद हो। 90% मुस्लिम महिलाओं की मांग है कि धार्मिक नेता महिलाओं के समर्थन में खड़े हों। 89% मुस्लिम महिलाएं चाहती हैं कि सरकार कानूनों को लागू करवाने में दखल दे। 3 तलाक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी 3 याचिका दायर हैं, जिसमें इसे बैन करने की मांग की गई है। सूडान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अल्जीरिया, ईरान समेत कई मुस्लिम देशों में 3 तलाक पर पाबंदी है। 3 तलाक पर रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा हिंद ने भी एक याचिका दायर की है। कहा है कि मुस्लिमों में शादी तलाक को संविधान के ढांचे में नहीं परखा जा सकता। मुस्लिमों का कानून कुरान के आधार पर है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार की ऐप बेस्ड प्रीमियम बस सर्विस शुरुआत से पहले ही विवादों में आ गई है। एसीबी ने ऐप बेस्ड प्रीमियम बस सर्विस शुरू करने के केजरीवाल सरकार के फैसले की जांच के आदेश दिए हैं। सरकार पर बगैर उपराज्यपाल की मंजूरी की योजना के लिए नोटिफिकेशन जारी करने का आरोप लगा है। योजना के लिए खास कंपनी को फायदा पहुंचाने का भी आरोप है। केजरीवाल सरकार ने जांच को योजना लटकाने की कोशिश करार दिया है। उसमें एलिगेशन है कि ये सारा का सारा मामला किसी पर्टिकुलर कंपनी को फेवर करने के लिए किया गया है। रोड अटकाने वाली जैसी बात है, इसके अलावा कुछ नहीं है। सीबीआई इनके पास है, एसीबी इनके पास है, जांच कर लें। दिल्ली सरकार ने अप्रैल में ऐप बेस्ड प्रीमियम बस पॉलिसी का ऐलान किया। योजना के तहत प्राइवेट बस कंपनी रजिस्ट्रेशन कराकर दिल्ली में लग्जरी बसें चला सकती है। 20 मई को दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट विभाग के कमिश्नर ने नोटिफिकेशन जारी किया। उपराज्यपाल नजीब जंग ने बिना जानकारी उनके नाम का नोटिफिकेशन जारी करने का आरोप लगाते हुए योजना पर रोक लगाई। एलजी के नाम पर नोटिफिकेशन जारी करने के लिए ट्रांसपोर्ट विभाग के कमिश्नर से जवाब मांगा गया है। केजरीवाल सरकार के नोटिफिकेशन के मुताबिक प्रीमियम बस सेवा आज से लॉन्च होनी थी। मोदी सरकार ने पोस्ट ऑफिस को बैंक का दर्जा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इंडिया पोस्ट बैंक का नाम बदलकर इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक हो जाएगा। ये फैसला आज हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। ये बैंक मार्च 2017 से कामकाज शुरू करेंगे। पोस्ट पेमेंट बैंक से आम बैंकों की तरह रोजाना लेन देन का काम किया जा सकेगा। इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक में उपभोक्ताओं को कर्ज लेने के अलावा वो सारी सुविधाएं मिलेंगी जो किसी दूसरे बैंक में मिलती हैं। पूरी दुनिया में भारत के पास सबसे बड़ा पोस्ट ऑफिस नेटवर्क है। पूरे भारत में करीब 1,55,000 डाकघर हैं। करीब 1,39,000 डाकघर ग्रामीण इलाकों में हैं, जो कुल संख्या का करीब 90% है। आंकड़ों के मुताबिक एक डाकघर औसतन 21.22 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करता है। एक डाकघर से औसतन 8,221 लोग सेवाएं लेते हैं। अगले चरण में सरकार की पोस्ट ऑफिस को लेकर और भी कई योजनाएं हैं। हाल ही में सरकार ने डाक विभाग के जरिए गंगा जल भी घर घर पहुंचाने का फैसला लिया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर वैसे तो शूटिंग में चैंपियन है, लेकिन आज उन्होंने पगड़ी बांधने के अंदाज में सबको हैरान कर दिया। राज्यवर्धन सिंह राठौर ने अपना ये हुनर आज दिल्ली में राजस्थान से आए पंचायती राज के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान दिखाया। प्रतिनिधिमंडल अपने साथ पारंपरिक पगड़ी लेकर आया था, जिसे राज्यवर्धन सिंह राठौर ने सबके सामने बांधकर दिखाया। राज्यवर्धन ने 4-4 पगड़ी एक साथ बांधी। पगड़ी बांधने की रफ्तार देखकर लोग हैरान रह गए। राज्यवर्धन सिंह राठौर का जन्म राजस्थान के जैसलमेर में हुआ। राज्यवर्धन भारतीय निशानेबाज हैं। उन्होंने 2004 में समर ओलंपिक में डबल ट्रैप इवेंट में रजत पदक जीता था। राज्यवर्धन सिंह राठौर जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौर को 2004-2005 में राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान से भी नवाजा गया था। असम में आरएसएस के स्कूल में पढ़ने वाले सरफराज हुसैन ने 10वीं बोर्ड की परीक्षा में टॉप किया है। मंगलवार को आए नतीजों में सरफराज को 600 में से 590 अंक मिले हैं। स्कूल के साथियों और पड़ोसियों ने ढोल नगाड़ों के साथ सरफराज की सफलता का जश्न मनाया। परिवार को टोपी पहनाकर सम्मानित किया गया। सरफराज ने सफलता के लिए परिवार और टीचरों का आभार जताया।
पहले मैं अपने माँ बाप को धन्यवाद देना चाहूँगा। उसके बाद मैं अपने स्कूल के मेरे आचार्य को धन्यवाद देने के चाहूँगा। उम्मीद क्या था, लेकिन सोचा नहीं था एक होगा बोलकर सोचा नहीं था। सोचा था 2-3 होगा, लेकिन एक में आएगा ये सोचा नहीं था। असम के शिक्षा मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने सरफराज को 5 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। सरफराज गुवाहाटी के बेटकुची इलाके में आरएसएस की मदद से चल रहे स्कूल शंकर देव शिशु निकेतन का छात्र है। सरफराज के पिता अजमल गुवाहाटी के एक होटल में वेटर का काम करते हैं। असम बोर्ड की ओर से 10वीं के लिए आयोजित एग्जाम में करीब 3,80,000 छात्र शामिल हुए थे। इसमें से करीब 2,39,000 छात्र पास हुए, जिसमें 54,179 छात्र फर्स्ट डिवीजन में पास हैं। शंकरदेव शिशु निकेतन में 24 मुस्लिम छात्र हैं। इनमें से ज्यादातर छात्रों को गीता पाठ की प्रतियोगिता में भी इनाम मिल चुका है। बिहार के दानापुर से न्यू जलपाईगुड़ी जा रही कैपिटल एक्सप्रेस ट्रेन से एक विवाहित महिला गायब हो गई। पटना के तथागत कुमार 30 मई की रात पत्नी स्मृति के साथ राजेंद्र नगर स्टेशन से कैपिटल एक्सप्रेस में सवार हुए, लेकिन जब माकोमा के पास तथागत कुमार नींद से जागे तो पत्नी नहीं थी। तथागत कुमार ने कटिहार में जीआरपी में शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन अभी तक गायब महिला का कोई सुराग नहीं मिला है। ज्यादा चांस लग रहा है कि कहीं मतलब कि कोई अपराधी तत्व का हाथ में हो। अब इस पे हम लोग जो आगे की कानूनी कार्रवाई है, विधि सम्मत जो कार्रवाई है वो कर रहा हूँ। तथागत कुमार पत्नी के साथ कैपिटल एक्सप्रेस के कोच A1 में सीट नंबर 33 और 35 पर सफर कर रहे थे। तथागत कुमार और स्मृति की शादी 3 साल पहले हुई थी। तथागत कुमार पत्नी के साथ गैंगटॉक घूमने के लिए जा रहे थे। तथागत कुमार यूपी के गोंडा में इलाहाबाद बैंक में मैनेजर के पद पर तैनात